नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपासना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी हिंदी साहित्य के पाठ 11 मेरा विद्यार्थी जीवन पाठ का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में आप सभी जानते हैं, उनसे आप परिचित हैं। आइए उनके विषय में कुछ चीज़ें जानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी से संबंधित आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। मेरा विद्यार्थी जीवन। सत्य और अहिंसा का बीजारोपण गांधी जी के जीवन में बाल्यकाल से ही हो गया था। सदाचार में चूक होने पर उन्हें रोना आ जाता था। सत्य मार्ग के अनुगामी गांधी जी किसी से वही बात कहते थे जिस पर वह खुद अमल करते थे। वस्तुतः गांधी जी का जीवन दर्शन शिक्षा का भंडार है। शिक्षार्थियों के लिए गांधी जी का यह संस्मरण एक अनमोल उपहार के समान है। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम संपादन हमेशा करता रहता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 10 रुपये मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिली थीं। छात्रवृत्तियाँ मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थीं और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। अपनी तरफ से तो मुझे यह याद है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बहुत ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात का तो दुख न हुआ कि पिटा, परंतु इस बात का महादुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया। दोरावजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, विधिपूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट लाजमी कर दी थी। मेरा मन उसमें न लगता था। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में कभी ना जाता था। न जाने में मेरा झेंपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि कसरत में अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। आगे चलकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्याध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से कोई नुकसान ना हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई थी, जो अब तक है।
घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफ़ी मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों माफ़ी देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न रहा। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचा तब तक तो सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच ना माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना जुर्माना हो गया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। मन मसोस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना फिरना जारी रखा। जुर्माना माफ़ करा पाया था। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली, इस कारण शरीर से मेहनत ना लेने की भूल के लिए शायद मुझे सज़ा ना भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होने की ज़रूरत नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। फिर और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे। तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को अलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब अलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी 4ठी कक्षा से शुरू हो जाता था। 6ठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ ही गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे। विद्यार्थियों को तेरा पढ़ा लेने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फ़ारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वह निभा लेते हैं।
बालकोचित स्वभाव से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश ना होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहा कि मैं अधिक संस्कृत न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की ज़रूरत नहीं। यद्यपि विधिपूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने का बोझ हम पर ना हो, तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप न मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधिपूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें ही एक भाषा मानना चाहिए। यही फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। फिर भी वायुमंडल में तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर मेरा मन उसके संबंध में उदासीन हो गया। वहाँ से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा न मिली। परंतु जो चीज़ मुझे हवेली से न मिली, वह अपनी दाई के पास से मिली। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम है। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया है। उसका कारण यह रंभा दाई का बोया हुआ बीज ही है। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन न हो पाया। लेखक महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। कठिन शब्दों को 3 बार लिखें और उसका अभ्यास करें। शब्दार्थ लिखें और याद करें। लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की प्रश्न संख्या क, ख और ग का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।